बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज ज़बरदस्त में एक हमें बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान शख्सियत ने ज्वाइन किया है। तकरीबन 4 दिहाइयों से ज़्यादा हो गए आपको फ़न के शोबे से वाबस्ता हुए। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरती हैं और काम इस पाए का है और इस नौइयत का है कि इनको किसी लंबे चौड़े तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। जैसे कहते हैं ना, नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं 50-50 की मारूफ मोहतरमा ज़ेबा शहनाज साहबा। वेलकम टू द शो ज़ेबा साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। मुझे बड़ी खुशी है कि आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला। जब लाहौर आई और आपने दावत दी तो मेरे लिए बड़ा एजाज़ था आपके पास आना। नहीं, बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई। और ये फरमाइए कि अमूमन जो हमारे कोई भी शख्स जो अपने प्रोफेशन से वाबस्ता होता है, ख़ास तौर पे स्क्रीन पे जैसा नज़र आ रहा होता है, अमूमन लोगों का तासुर ये होता है कि वो निजी ज़िंदगी में भी वैसा ही है। सही। अगर वो कोई ऐसा रोल कर रहा है जो बहुत संजीदा है, नेगेटिव है, हंसाने वाला है, तो उसी तरह का इमेज उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी लोगों का बनता है। तो आप ऐसे ही हंसमुख, शोख, चंचल हैं ज़ाती ज़िंदगी में भी, या ज़रा मुख्तलिफ मिजाज? बहुत सीरियस हूँ। घर वाले तो कहते हैं बहुत रौब डालती है, बहुत ही गुस्सा करती है। तो मानो बिल्ली कहाँ गई? हमारी सालगिरह हो गई दादा, तुम तोहफा नहीं दोगे? मानो मेरे अंदर है। आपको यकीनन इतनी मज़े की बात बताऊं, इतनी ज़िंदगी आगे आ गई लेकिन मेरे अंदर वो मानो वहीं रुकी हुई है। तो मेरे अंदर वो ही 12 साल की मानो अभी तक है जो अपने अब्बा की बहुत लाडली थी और सोचती थी कि कभी अपने अब्बा से जुदा नहीं होगी। वालिद साहब से ज़्यादा आपका यानी कि कुर्बत बहुत थी? ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। हालांकि आप बता रही थी अभी जब बात हो रही थी कि वालिद साहब थोड़े से सख्तगीर थे। थोड़े नहीं, ज़्यादा अच्छा। थे। कभी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं शोबिस की दुनिया में कोई काम कर सकूँ। नहीं, बहुत सख्त है। अच्छा, और उस सख्ती के बावजूद भी आपकी कुर्बत थी और लाडली थी आप? वो ये होता ना कि अगर बुजुर्ग जो हैं, बुजुर्गों में से कोई एक सख्तगीर हो तो फिर आदमी ज़रा थोड़ा सा वक्ती तौर पे बचपन में उनसे दूर रहता है। नहीं, मैं बहुत करीब थी बाबा के। मेरी हर खुशी ख्वाहिश वो पूरी करते थे और बहुत लाडली थी। मतलब मैं बेटा था उनका बिल्कुल। अम्मा मेरे पे बहुत ज़्यादा सख्ती करती थी। अम्मा चाहती थी कि मैं बेटियों की तरह रहूं। अम्मा अगर गुड़िया ला के दे रही है और मैंने बाबा को कहा मुझे बैट बॉल चाहिए तो उन्होंने बैट बॉल ला के दे दिया और मैंने गुड़िया फेंक दी, बैट बॉल पकड़ लिया। अगर कुर्बानी हो रही है, मैं बाबा को कह रही हूँ कि मुझे बकरा नहीं दुम्बा चाहिए, तो बाबा ने दुम्बा दिला दिया और अम्मा यही चीख रही हैं कि ये बेटी है, इसको बेटी बना रहे। तो मम्मा की ख्वाहिश होती थी अम्मा की कि मैं रोटियाँ पकाना सीखूँ, सालन बनाऊँ, लेकिन मैं ये नहीं करती थी। तो वो अब्बा मुझे बोले कि आप इनके किचन में मत जाओ और तुम्हें, मेरा बच्चा जो है उसको चूल्हे से गर्मी लगेगी, ये होगा। तो अम्मा की ये ख्वाहिश थी कि नहीं, रोटी पकाना सीखूं। वो मुझे कहती थी कि आटा गूंदना आज सीखना है। मैं बोलूँ बाबा अब क्या करूं, अब आटा आज कह रही है गूंदने को। तो कहते थे इसके आटे में बहुत सारा पानी डाल दो तो ये खुद ही निकाल देगी तुम्हें किचन से। तो मैं भी बहुत सारा आटा में पानी डाल के और अम्मा के चमाटे खाते हुए किचन से निकल के बाबा को बोलते थे डन हो गया। शरारती थी बहुत बचपन में? हाँ, मैं बहुत शरारती थी वाकई। अम्मा के कोई मेहमान आते थे, कोई खातून आ गई साड़ी बांधे हुए, जब वो चली गई तो मैं सोचती थी कि यार इस साड़ी इस तरह बांधनी चाहिए। अम्मा का बड़ा सा दुपट्टा लेके साड़ी बांध के उसी तरह मैं अम्मा को बोलती थी हाँ जी मिसेस शेर कैसी है आप। फिर अम्मा की डांट पड़ती थी कि बेटा बहुत बुरी बात है, कोई बड़े आए नकल मतलब उसकी करना बहुत बुरी बात है। और एक ख़ास चीज़ थी, जब अम्मा बाबा किसी मेहमान को गेट पर छोड़ने जाते थे तो मैं समझती थी कि अम्मा बाबा इसलिए गेट पे जा रहे हैं कि ये लोग वापस ना आ जाएं। अम्मा सख्त थी, अब्बा तो इतने नहीं थे। अब्बा वैसे वाले सख्त थे कि यानी अगर मुझे कहीं इजाज़त मिल जाए कि जी मैं जाऊं ड्रामे में, और नहीं वो नहीं। अम्मा ने बाद में जब अब्बा चले गए तो अम्मा ने जितना मुझे साथ दिया और जितना मुझे प्यार दिया और मुझे मतलब शोबिज़ में जो मैंने काम किया ना, तो वो अम्मा की मोहब्बत में कर लिया। क्योंकि अम्मा को ये था कि बाबा चले गए, ये मैं बीमार हो गई थी बहुत, डॉक्टर ने कहा था कि पता नहीं जहन पे इसके असर हो जाएगा क्या। तो अम्मा वालिद की डेथ के बाद? अच्छा, वालिद की डेथ के बाद तो अम्मा को ये था कि कुछ इसको हो ना जाए। तो मोइन भाई और जमशेद अंसारी वगैरह आए इजाज़त लेने के लिए कि हम एक थिएटर कर रहे हैं तो इसको इजाज़त दे दो। तो थिएटर की इजाज़त नहीं थी, अम्मा ने दे दी थिएटर की इजाज़त कि कहीं ये खुदा ना करे इसकी तबीयत ख़राब है, बाबा गए। मैं हर वक्त रोती रहती थी उस ज़माने में। हाँ, 50-50 भी मैंने छोड़ दिया था, जाती ही नहीं थी, किसी से मिलती ही नहीं थी। शाह साहब मेरे बाल इतने लंबे थे, मुझे इतना सख्त टाइफाइड हो गया था, मेरे सारे बाल वहाँ पलंग पे रह जाते थे और मैं बिल्कुल बालों से गंजी हो गई थी।
इतना सख्त मुझ पे असर हुआ ये था वालिद साहब की बाबा डेथ की के बाद? जुदाई का। हाँ अच्छा। बिल्कुल। अम्मा ने काफ़ी मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे मजबूत किया। और जितना मैं समझती थी, जब बाबा थे तो मैं समझती थी मेरी माँ मेरी सकीन माँ नहीं है। अक्सर बाबा से पूछती थी ये सौतेली तो नहीं है, इतनी वो सख्त थी। लेकिन जब बाबा चले गए तो उन्होंने इतनी मोहब्बत दी और कदम कदम पे मुझे उन्होंने चलना भी सिखाया, मुझे हिम्मत दी। तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी माँ ने फिर बहुत ज़्यादा मेरी इस कामयाबी में मेरी माँ का बहुत हाथ था। बहुत उन्होंने मुझे जितना मजबूत किया एक मजबूत बेटी बनने में, शायद ही कोई माँ इतना करे, क्योंकि वो माँ और बाप दोनों बन गई है। डबल दूसरा रोल भी हाँ, वालिद का दूसरा भी उनको निभाना मेरी शख्सियत में आज जो मजबूती है और मैं जितनी एक्टिव हूँ या जितना लोगों में जाती हूँ, लोग मुझे मोहब्बत देते हैं, ये सारा फिर मेरी माँ ने ये पिछले 40 सालों में जो है मेरा साथ दिया तो हुआ। पापा तो उसी 4-5 साल में चले गए थे ना। और आपकी उम्र थी उस वक्त जब आपके वालिद साहब का इंतकाल हुआ कि मैं 9th क्लास में थी, बहुत छोटे थे हम लोग। इतने अल्लाह क्यों कभी कभी ऐसे करते हैं कि इतने जल्दी बाप को बुला लेते, बहुत जल्दी बुला लिया। फिर मेरी अम्मी मुझे देखती थी तो उनके दिल में ये होता था कि मेरा बेटा क्यों नहीं है बड़ा। फिर मुझे अम्मी पे गुस्सा आता था बहुत ज़्यादा कि यार ये मुझे क्यों बोलती हैं कि बेटा नहीं। मैं कहती बेटा तो हूँ, कहती थी नहीं पुत्र बेटा होना चाहिए, बेटा बड़ा होता है ना तो वो माँ की ढाल बनता है। मैंने कहा माँ मैं आपको बेटा बन के ढाल बन के बताऊँगी। तो उस वक्त फिर मैंने कुछ ऐसे जज्बाती फ़ैसले किए कि मेरी माँ से मैंने कहा कि आपने ये करना है। तो मेरी माँ कहती थी कि मैं माँ हूँ या तुम माँ हो मेरी। मैं कहती थी नहीं आप मेरे लिए ये करेंगी। मगर बहुत कंप्रोमाइज़ किया अम्मा ने, बहुत वक्त दिया, बहुत स्पेस दिया। तो मुझे आज अंदाज़ा होता है कि वाकई माएँ ऐसी ही होनी चाहिए। बेटियों को मजबूत करने में माँ का बहुत हाथ होता है, बाप का तो होता ही है। देखिए ना, माँ के पैर के नीचे जन्नत है और माँ तो दुआ देती रहती है, लेकिन बाप की जो दुआ है ना, वो बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है। थैंक यू। ये लड़की यहाँ बैठी होती है, मैं समझती हूँ असर है इस कुर्सी पे। ये जिंदा है, आज मैंने देखा इसको। सच्ची। शाह साहब हंसे, कोई बात नहीं, क्या है इतने सारे प्रोग्राम में लोग हंसते, आप हंसते ही नहीं। नहीं आपने उदास कर दिया। नहीं क्यों उदास हुए, देखिए मैं हंस रही हूँ। यही मेरी ज़िंदगी है, थोड़ी देर में आंसू निकल जाते हैं। क्योंकि जब कोई दरवाज़ा खोले तो दरवाज़ा खुलने के बाद उसकी कहानी जब शुरू होती है ओरिजिनल, तो वो कुछ और होती है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊँ, जो हंसने वाले होते हैं ना, उनको आंसुओं का मतलब पता होता है, इसीलिए तो वो हंसाते हैं। आप किसी भी हंसने वाले को देखें, वो इसलिए नहीं हंसता कि वो छिचोरा है, वो बदतमीज़ है, वो मस्ती वाला, नहीं। उसके अंदर इतने दुख आ जाते हैं कि वो मुकाबला करते करते वो कहता है छोड़ो, अब मैं दूसरों को तो खुश रखूं, मेरे अंदर तो जो है। तो ये जितने मेरे हंसाने वाले भाई बहन हैं ना, जिनको लोग बोलते हैं कॉमेडियन है, मस्खरे हैं, तो ये अंदर से कैसे छेड़े नहीं, कभी आप छेड़ेंगे तो बहुत सारे आंसू निकल आएंगे, बहुत सारी यादें होंगी, बहुत सारी जुदाइयाँ होंगी, बहुत सारे दुख होंगे। जैसे आप किताब लिखते हो, शायरी करते हो, तो वसी शाह उस वक्त कैसा होता है जब शायरी करता है, उसके लफ्ज़ अगर मैं सोचूं वसी शाह ने ये जो लिखा है ये, तो वो अंदर से जो वसी शाह के निकलता है वो कुछ और भी निकलता है। आगे से तो वसी शाह माशाल्लाह इस मुल्क का इतना काबिल फ़ख्र बेटा है कि नज़र आता है कि वो एंकर भी है, वो अच्छा शायर भी है, दुनिया भर में जाता है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन आपके अंदर कोई झांक सकता है क्या? आर्टिस्ट को आदमी ये समझता है कि वो प्लास्टिक का बना हुआ है, उसके पास एहसास नहीं है, उसके पास सोच नहीं है। लेकिन हमारे पास जितनी सोच है इतनी कैमरे के उस तरफ वाले के पास नहीं है। वो तो आराम से बैठा हुआ है ना, देख रहा है, 2 मिनट में फैसला करता है ये अच्छा है ये बुरा है, बस। अभी जिक्र हुआ मोइन साहब का। जी जी, तो मोइन साहब के साथ तो बहुत काम बड़ी किया आप दोस्ती। लोगों ने। मोइन भाई ने अब्बा से इजाज़त ली थी, अच्छा, हाँ, ड्रामे की। एक ड्रामा था बायोनिक सर्वेंट, उन्होंने करना था, वो हमारे घर आ गए। बायोनिक सर्वेंट? बायोनिक अच्छा। सर्वेंट बड़ा मज़े का उसका वो था, बायोनिक सर्वेंट का। तो वो इजाज़त लेने आ गए तो बाबा कहने लगे नहीं, इसने पहले भी मेरे से धोखा किया, ये टीवी की रिकॉर्डिंग पे चली गई, तो अब थिएटर की कोई इजाज़त नहीं मिलेगी।
तो उसने कहा ऐसा करें, इनको मेरी बेटी बना दें, मैं इसका डैडी बन जाता हूँ, मैं दरवाजे से लेके जाऊँगा और दरवाजे पे लाके छोड़ूंगा। मोइन भाई जब डेथ हुई तो मुझे लगा मैं उस दिन यतीम हो गई। जब बाबा चले गए थे मुझे नहीं है, क्योंकि उनकी मोहब्बत देखें, ज़रूरी नहीं होता कि आपके सर पे कोई है वो आपको ड्रामों में काम दे रहा है या अपने साथ काम करा रहा है। उनकी जो मोहब्बत और शफकत थी, उन्होंने एक वादा किया था बस है कि मैं इसका बाप हूँ, तो वो वाकई मेरे डैडी बने रहे। उन्होंने मुझे हर जगह बहुत इज्जत दी, बहुत मान दिया। मैं हर वक्त उनके पीछे भी नहीं पड़ी रहती थी, कभी नहीं। मैं थिएटर कर रही थी आराम से, मैंने देख लिया था कि मुझे थिएटर करना है। हाँ, एक मज़े का वाक़या आपको सुना सकती हूँ, बड़ा मज़े का, वो उससे थोड़ा सा सबक भी है। क्योंकि हम जब टीवी पे बैठते हैं, मेरी कोशिश होती है हम वो बातें करें जो लोग सुने तो शायद उनमें से एक को भी समझ आ जाए, तो उसका कोई फ़ायदा हो जाए। तो हम थिएटर कर रहे थे, ईद का दिन था, तो खुदा ने की दे मेरे को कराची में ना उस ज़माने में ये बड़े बड़े जितने शॉप्स हैं ना बर्गर के, वो नहीं थे। उस ज़माने में सिनेमा के बाहर बंद कबाब मिला करते थे, और वो भी बंद कबाब वाले रात से इतने ढेरों बनाते थे, उसमें टमाटर भी रख देते थे, प्याज भी, और वो पूरे तवे पे रखे होते थे। वो बंद कबाब हम आर्टिस्टों के लिए ईद के दिन आते थे 2 शो के दरमियान, फिर वो बंटते थे, हम सब वो खाते थे। तो वो बंद कबाब आया तो उसमें टमाटर की और प्याज की बू आ रही थी। मैं सीधा मोइन भाई के पास, मैंने कहा डैडी ये देखें इसमें से बू आ रही है, मैं नहीं खा रही है। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा भाई बू आ रही, मैं नहीं खा रही, मेरे घर में वहाँ बिरयानी बनी हुई है, शीर खुरमा बना हुआ है, शामी कबाब बने हुए, और मैं ये खाऊं? उन्होंने मुझे यूँ देखा और कहा तुम चाहती हो कि तुम्हारे घर में बिरयानी बने और शीर खुरमा बने और कबाब बने? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगे खाओ ये। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। वो दिन है और आज का दिन है। मैंने फिर खाने पे कभी नखरे नहीं किए। मुझे इतना बड़ा सबक उन्होंने दिया कि जो लोग अपने घर की सूली अपने कांधे पे लेके निकलते हैं वो नखरे नहीं करें। तो मुझे महसूस हुआ कि अपने वालिद साहब के बाद बहुत सारी मुआशी जिम्मेदारी जो थी घर की, जी बिल्कुल, तो आपके उठानी पड़ी सर। अच्छा। उठानी पड़ी इसलिए कि अम्मा को एक तो ये था कि उनका बेटा नहीं है, और वाकई मेरा बड़ा भाई कोई था नहीं, और हम बहुत अच्छे हालात में बाबा की ज़िंदगी में रहे हुए थे। बाबा के पार्टनरों ने बेहोशी में यहाँ स्याही लगा के सब कुछ कब्जा कर लिया था। हमारे पास कुछ नहीं रहा था, घर से लेकर कारोबार से कुछ भी नहीं रहा था, और मेरी माँ को बहुत मुश्किल हुई थी। और हम जहाँ रहते थे, हमारा वो 2000 गज का घर था, 36 कमरे थे उसमें। मैं अपने देखने वालों को बताता चलूँ कि 2000 गज का मतलब हुआ 4 कनाल। 4 कनाल का घर। तो सर हम अपने कपड़ों से मैच करके गाड़ी में बैठते थे, ऐसी ज़िंदगी थी। सब कुछ तबाह हो गया, क्योंकि उन्होंने देखा ये तो बंदा मर रहा है, तो उन्होंने हर चीज़ छीन ली। और मेरी माँ चूँकि सीधी सादी घरेलू खातून थी, कुछ भी नहीं कर सकी। बस बहुत मुश्किल हालात। हम सब छोड़ के एक क्वार्टर की ज़िंदगी में चले गए, वो 2000 गज से। हाँ, वो सब छोड़ के मलीर के एक ऐसे घर में गए सर हम, जहाँ एक हमारे नौकर का जो सर्वेंट क्वार्टर होता है, ऐसे 2 क्वार्टर के कमरे थे, और मेरा भाई बहुत छोटा था। बहुत मुश्किल हालात। मैंने सोचा मेरी माँ क्या करेगी। फिर मैंने अपनी अम्मी को बोला मुझे काम करने दो, मैं बेटा हूँ, मुझे बहुत प्यार, ये जो मेरी फील्ड है वो मैं काम आप शुरू कर चुकी थी वहीं से। तो मैंने अपनी अम्मी को बोला मुझे काम करने दें और मुझे बेटा बनने दें, आपको बहुत ख्वाहिश है ना। तो फिर माँ ने बड़ी मुश्किल से, वो तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ भी रही थी, यूनिवर्सिटी जाती थी, टीवी की रिकॉर्डिंग, फिर रेडियो। सर मैं 22 घंटे जागती थी, सिर्फ 2 घंटे सोती थी, क्योंकि मैं पढ़ भी रही थी। और मुझे ये शौक़ था कि मैं पढ़ भी लूँ, ऐसा ना हो कल कोई बोले कि जी इसने तालीम नहीं हासिल की। तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि यूनिवर्सिटी में फायरिंग वगैरह और बड़े हालात ख़राब थे। तो अम्मा ने कहा कि मैं तो मर जाऊँगी, मुझे लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मैं सड़क पे आके तुम्हारा वेट करती हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट की बस में आती थी। फिर मैंने अपना MA मुकम्मल नहीं किया, छोड़ दिया, और काम पे लग गई, काम करने लगी। मैं रेडियो भी करती थी, फिर टीवी भी जाती थी, थिएटर भी जाती थी, सब काम करती थी। और मेरी खुशकिस्मती ये हुई कि मुझे मोइन अख्तर जैसे, जमशेद अंसारी जैसे ऐसे लोग मिले। फिर डायरेक्टर फुरकान हैदर साहब, जिनका भी अमेरिका में डेथ हुई है, वो बिल्कुल ऐसे कि मुझे लगता था मेरे सर पे अल्लाह रब्बे करीम की तरफ से इतनी मजबूती थी कि मैं कहीं भी खुदा के करम से पैसे के लिए बहकी नहीं। मैंने गलत रहा कोई नहीं, मैंने मजदूरी की, मुझे फ़ख्र है कि मैंने मजदूरी की, और अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त, पहचान, मान दिया।
मेरा पहला टीवी प्रोग्राम सुपर हिट है सर, मेरी पहली फिल्म सुपर हिट है, मेरा पहला थिएटर सुपर डुपर हिट है। और फिल्म भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं की, जब मैं लाहौर में थी तो मैडम शमी मारा ने मुझसे करवाई थी, मैंने सिर्फ 11 फिल्में की। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने जो काम किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें मेरी माँ की दुआ से बहुत इज्जत और बहुत बरकत मिली। मुझे आप इजाज़त दीजिए, ब्रेक पे जाना है, वापस नहीं आकर छोड़े, क्या करना है, ब्रेक रोज लेते हैं। बल्कि अब आपने बात कर दी तो आप भी ब्रेक ले लीजिए। चले ख़वातीन हज़रात, इस वक्त खुशकिस्मती से न्यू टीवी पे हम वसी शाह के साथ हैं। और अरे प्लीज शर्मिंदा न कीजिए, हमारी खुशकिस्मती वसी शाह के साथ हैं और आप सुन रहे हैं सचमुच की बातें, जिंदा लोगों की, इन प्यारे प्यारे हंसाने वालों की। छोटा सा ब्रेक है, वादा है ब्रेक के बाद आएंगे क्योंकि मजबूरी है चैनल की, ब्रेक पे जाना पड़ेगा। वेलकम बैक नाजरीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा कुछ पूछना चाह रही थी आप? बिल्कुल, मैं पूछना चाहती हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती थी, हमने यूनिवर्सिटी का जिक्र किया तो आप लाहौर में पैदा हुई हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी की कोई मेमोरीज शेयर करें हमारे साथ। यार एक बात सुनो, अगर मैं लाहौर पे पैदा हुई हूँ तो कराची में तो अम्मी के यहाँ हुई थी, लाहौर में खाला के यहाँ हुई हूँ। दूसरे कराची यूनिवर्सिटी पढ़ा है मैंने, पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा ही नहीं है। अभी 2 दिन पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर गई थी तो बड़ा मुझे एक बड़ा मज़ा आ रहा था सुन के कि विकीपीडिया ने लिख दिया है, और विकीपीडिया ने मेरा हाइट भी गलत लिखी है, और वसी भाई मेरी ये भी लिखा है कि मेरी शादी हो गई है और मेरा बच्चा भी है। तो मेरे को यार वो बच्चा और शौहर तो दिला दो, मेरा खर्चा तो उठाए वो। तो आप कराची में पढ़ रही थी इसका मतलब है? जी मैं कराची यूनिवर्सिटी, हाँ कराची कॉलेज से BA किया मैंने, फिर कराची यूनिवर्सिटी गई। कराची कॉलेज जो है उसमें बहुत मैं एक्टिव स्टूडेंट थी, मैं तो बड़ी मार धाड़ वाली, क्योंकि मैं जो है ना डिबेटर थी। तो अब आप सोच सकते हैं और बड़ी बात डिबेटर जो होता है वो बस मैं और मेरी साथी जो डिबेटर थी, हम दोनों जब कहीं जाते थे किसी कॉलेज में तो बस कहते थे इनकी ट्रॉफी इनकी हो गई, बस अब नहीं। और हम ट्रॉफी लेकर, और आप तो पॉपुलर भी थी ना उस वक्त, बच्चों की 50-50 हो चुका था। एज एन आर्टिस्ट भी पॉपुलर हो गई थी। हमारी सालगिरह हो गई दादा, तुम तोहफा नहीं दोगे? और जाते थे तो हमारा स्टाइल ही लड़कों वाला होता था, जिसको आप नहीं कहते हैं ये टॉम बॉय, तो टॉम बॉय वाला। तो अच्छा, अभी आप बता रही थी कि आपकी जो नानी साहिबा थी, यानी कि आपकी जो वालदा की जो साइड है वो मैसूर से उनका जी, ताल्लुक? मेरी नानी का ताल्लुक टीपू सुल्तान की फैमिली से, मैसूर से माशाल्लाह, और डॉक्टर थी मेरी नानी। मेरी नानी ने मलीर में एक जगह उनको वो मिली थी, उसमें क्लेम मिलता था ना इंडिया से आने पे, तो उनको एक जगह मिली थी, तो वो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दी थी और वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया जिसकी फीस 2 रुपए रखवाई, और उन्होंने अपने बेटों को नहीं दी, कहने लगे इनकी लड़ाई हो जाएगी, इनको नहीं देती। उन्होंने एक हॉस्पिटल बना के उस पर गरीबों के लिए वो हॉस्पिटल कर दिया, और वो 2 रुपए उसकी फीस रखी, और आज भी उस हॉस्पिटल की फीस 2 रुपए। तो जब आप टीपू सुल्तान की फैमिली कहती हैं तो इमीडिएट फैमिली थी या लाजवाब खानदान बड़ा होता है? और नहीं, डायरेक्ट फैमिली ही से मेरी नानी थी जी, मेरी नानी वहीं से थी माशाल्लाह, बहुत ही सुलझी हुई खातून। अम्मा भी, हमारी उर्दू इसीलिए अच्छी है, वरना मेरे वालिद जब बोलते थे तो मोइन भाई उनको आवाज़ देते थे ना, जब मुझे लेने आते थे तो कहते थे खान साहब हम तुम्हारा बेटी लेने आया, अपना बेटी देने आया। तो बाबा मेरे जो थे उनकी उर्दू गुलाबी थी, वो पख्तून लेकिन थे? हाँ पख्तून, और उनकी कोशिश यही थी कि हम वो उर्दू बोलें जो बिल्कुल सही उर्दू है। उर्दू से वो कहते थे मेरी जैसी उर्दू ना बोलो, और वो अखबार देते थे और शीशे के आगे मुझे खड़ा कर देते थे। मैं अपने बाबा की तकरीरें भी लिखती थी, तो वो शीशे के आगे खड़ा करते थे और कहते थे कि अखबार को जोर जोर से उर्दू में पढ़ो। तो हम ऐसे पढ़ते थे जैसे खबरनामा नहीं कोई पढ़ता है, तो हमारी उर्दू और इम्प्रूव होती जाती थी कि बाबा ने बहुत मेहनत की कि मेरी जैसी नहीं बोलना। ज़ेबा साहब फरमाइए कि कैसा कल्चर था? एक तरफ आपके वालिद साहब पख्तून थे, आपकी वालदा जो थी वो मैसूर से थी, यानी कि उनका ताल्लुक था, तो कैसा, यानी कि वही जैसे आप लोग के घरों में होता, अम्मा ही गालिब थी। अच्छा पठान भाई जो ऐसे ही थे, लेकिन वो अपने दबदबे में तो थे, लेकिन अम्मा से मोहब्बत और प्यार में वो अम्मा की फैमिली में एडजस्ट हो गए। मेरे बाबा अकेले थे असल में, इकलौते थे। तो जब वो अपने गांव से आए थे तो यहाँ जब आए तो उन्होंने अपनी खुशी से उर्दू स्पीकिंग लोगों में शादी की, और वो ज्यादा कहते थे मैं सिंधी हूँ, मैं पठान नहीं हूँ, मैं उर्दू बोलने चूंकि सिंध रहे हैं वहाँ। ये फरमाइए कि वालिद साहब जो थे आपके, वो KPK से उनका ताल्लुक था? जी जी। तो पश्तो बोल लेती हैं आप? मैं पश्तो बोल लेती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, बोल लेती हूँ। वाह वाह वाह। मेरे से अच्छा मेरी बहन बोलती है, क्योंकि उसकी शादी वहीं हुई, वो लंदन में होती है, लेकिन उसके बच्चे वो सब इतना मैं नहीं अच्छी बोलती जितना मेरी बहन बोलती है। अच्छा अच्छा, उसका ससुराल हुई है। और उमर भाई के साथ भी काम करने का इत्तेफाक आपको जी हुआ जी, होगा? वसी भाई आपको मजे की बात बताऊं, उमर भाई
जब मोइन भाई का प्ले हो रहा था तो उमर भाई एक प्ले लेकर आए थे कि मैंने ये लिखा है, बायरोनिक सर्वेंट जो मैंने आपको बताया, उसमें था कि एक ऐसा मुलाजिम जो गांव से एक लड़का आता है, उसको शहर वाले क्या करते हैं, उसमें बिजली की फिटिंग कर देते हैं और वो बायोनिक होता है। वो जो है यहाँ आता है तो कराची में बार बार बिजली चली जाती है, तो वो जो काम करता है बिजली रुक जाती है, बिजली चली जाती है, वो वहीं रुक जाता है और वहीं चीखें मारता है कि मैं क्या करूँगा। ज़रख़े ज़हन था ना उमर भाई। क्या बात है। तो ये सुना जब मैंने, तो मैंने मोइन भाई को बोला, मोइन भाई ये लड़का, क्योंकि उमर भाई बड़े नमाजी और बहुत अच्छा बच्चा थे, तो हम रिहर्सल करते थे, मेरे साथ यहाँ ईंटें लगा के आके बैठ जाते थे और मुझे कहते थे ज़रा इनको बताओ ना। मेरा दिल ज़रा नरम था और लड़का भी थी थोड़ा, तो मैंने कहा तुम बैठो मैं बताऊँगी मोइन भाई। फिर मोइन भाई को जब बोला, मोइन भाई ने जब वो सुना तो मोइन भाई कहने लगे ये तो बायरों का रोल मैं खुद करूँगा। अब वो उमर रोने लगा, कहता ये तो मेरा ख्वाब है। फिर उसको हम सब ने समझाया अपना ख्वाब रहने दो, ये दे दो मोइन भाई को, तुम हिट होगे तो आगे काम करोगे ना, और मोइन भाई करेंगे तो कुछ और। मोइन भाई ने बहुत दिल से किया, उसका ड्रेस बनाया, बिजली के बटन, बहुत अच्छा किया। फिर उमर भाई को कहा गया कि आप भी इसमें रोल एक कर लो, तो उमर भाई ने अपना रोल लिखा कि वो बायरोनिक सर्वेंट का बाप है और वो पंजाब से आया है, वही बेचारे मतलब धोती पहने, कुर्ता, जो गांव के सादे से लोग होते हैं, हुक्का पहने हुए। जब वो अपना बेटा ढूंढते आता है तो वो बेटे को देखता है, बेटा आता है, बेटा जब उससे लिपटता है तो बिजली चली जाती है। अब वो कोशिश कर रहा है मैं छूटूं तो नहीं छूटता, इतना अच्छा किया था। उमर भाई वहीं हिट हुए। फिर उमर भाई ने दूसरा जो प्ले लिखा था बहरूपिया मोइन अख्तर, इत्तेफाक से मैं सारे ग्रुप में शामिल थी। ये हमारी सीरियल थी, हमने 12 साल तक कंटिन्यू थिएटर किया है, जिसमें जावेद शेख भी, बहरोज सब्जवारी भी, शहजाद रजा भी, उमर शरीफ भी, लियाकत सोल्जर आ गया फिर मेमन टीम से हमारे पास। यानी अगर देखें तो फुरकान हैदर साहब ने थिएटर के टिकट बेचने की रिवायत कायम की वहाँ पर, वरना लोग उससे पहले ये होता था कि गेस्ट को बुला के कोई भी अपना शौकिया थिएटर करते थे, मुफ्त कार्ड, बल्कि उसमें भी लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आके ड्रामा देख लो, तो लोग नहीं आते थे। लेकिन इस ड्रामों ने एक नई रिवायत कायम की कि थिएटर जो है वो बाकायदा, यानी बचाओ मोइन अख्तर से जो प्ले शुरू हुआ है वहाँ से लेके अब, जैसे मैंने अमेरिका में फुरकान साहब का एक सीक्वल किया है दूल्हा ऑनलाइन। तो उमर भाई के साथ जो आप लोगों का सफ़र रहा, उसमें आपके हाफजे में कोई ऐसी बात जो आप इससे पहले आपने शेयर न की हो? वसी भाई बहुत सारी मज़े की बातें हैं, बड़े दुख की भी बातें हैं। उमर भाई जो थे ना, वो एक कहानी थे बहुत बड़ी। उमर भाई भी अपने पूरे ख़ानदान को संभालते थे, बहुत सादा, उनके दिल में प्यार शुरू में बहुत था, फिर वो बदलते चले गए। हम लोगों को उनसे ये शिकायत थी कि वो बदलते चले गए और वक्त के साथ साथ चेंज होते गए। फिर उनको इतनी छोटी सी उम्र में हार्ट अटैक हो गया, उसका भी ऑपरेशन हुआ उनका, फिर उनको शुगर हो गई। फिर वो बताते थे कि यार मैं लोगों की जब नकलें उतारता था तो मैं हार्ट वालों की नकल उतारता था तो शायद उसकी बद्दुआ लग गई। फिर कहते थे मैंने शुगर वाले की नकल उतारी थी, यार मुझे क्यों शुगर हो गया। तो इस तरह की चीज़ें थी। फिर उनमें बहुत ज़्यादा वो आ गया था, रूहानियत वाली बातें भी बहुत हो गई थी। उनको बड़ी इमाम सरकार से एक गिफ्ट मिला था, चिराग, जो उनके घर में जलता था और कभी नहीं बुझा। वो एक बहुत ही वो वाली बात है। और फिर दूसरा ये कि उमर भाई कुछ छोटी छोटी कुछ बातें थी जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई। अगर वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो बादशाह थे कॉमेडी के। और इसी तरह उनकी एक दुनिया थी, बैठना, और हम सब बैठे होते थे। और हम ये जो मैं और उमर जब ड्रामा करते थे, आप यकीन करें कई दफ़ा हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं होता था, और ईद का प्ले है और स्क्रिप्ट नहीं है, एक्शन पोर बना लेते थे। हाँ, मैं और वो एक दूसरे की आंखों से लाइनें बोलते थे कि वो मुझे ये करते थे तो मुझे पता होता था कि अब मैंने बोलना है। और ख़ुद ब खुद एक बंदा बैठा होता था, वो लिख रहा होता था और वो स्क्रिप्ट मुकम्मल हो जाता था। इसी तरह ना सिर्फ मैं और वो, बल्कि हमारी टीम में जो लोग होते थे वो सब आते थे कुछ ना कुछ बोलना और प्ले का मुकम्मल हो जाना। तो ऐसा भी कभी हुआ है। मैं फिल्म की शूटिंग के लिए सिंगापुर गई थी तो मुझे गोविंदा मिला, तो मैं नहीं पहचानी गोविंदा को। गोविंदा आया तो मुझे लगा ही नहीं कि ये, उसने कहा कि मैं इंडिया की फिल्मों में आता हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो सैयद नूर मेरे साथ थे, उनका तुमने पहचाना नहीं, गोविंदा है। मैंने कहा अच्छा ये गोविंदा है। मैंने कहा मैं तो आपकी बहुत फ़ैन हूँ, आप तो लग ही नहीं रहे गोविंदा है।
तो हंसने लगा उसने, घुटनों वुटनों को जो उनका है अदब करना। कहता दीदी मैं तो आप लोग का फ़ैन हूँ, मैंने तो कहता आपके प्ले चोरी कर करके फिल्मों में सीन डाले। ये कहा उन्होंने? ये खुद गोविंदा ने तो मुझे फिल्म की भी पेशकश की थी। अच्छा। हाँ, मुझे कहा कि आप हमारे साथ फिल्म करें, हमारे पास माँ का एक बहुत खूबसूरत रोल है, आप हमारे साथ करें। तो शाह साहब मैं दुबई भी गई थी स्टोरी सुनने, मैंने कहा कि आप मुझे स्टोरी सुनाएं। ये गोविंदा साहब के लिए? हाँ, अच्छा। गोविंदा की, उसमें सलमान और गोविंदा थे, तो वो फिल्म उन्होंने बनानी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर करना है तो मैं कर लूँगी, लेकिन मुझे कहानी बताएं, ऐसा ना हो जैसे हमारे कुछ पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ ऐसा हुआ है ना कि उसको बगैर कहानी के बोला तो किरदार नहीं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल सुनाएंगे। मैं दुबई चली गई कहानी सुनने के लिए, एक दिन रुकी, अगले दिन उनका राइटर आया, वो उसने खोला जो भी अपना स्क्रिप्ट है, वो मुझे सुना रहा था। तो शाह साहब मैं थोड़ा थोड़ा सुनते मैंने कहा रुक जाओ। कहते क्या हुआ? मैंने कहा मैंने ये फिल्म नहीं करनी। तो कहने लगे क्या हुआ दीदी, आपको क्या हुआ? मैंने कहा ये तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी सुना रहे हो आप मुझे, ये तो मेरा दीन है, मेरा मज़हब है। अगर मैं ये फिल्म करूँगी तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा, ना मुझे पाकिस्तान वाले जीने देंगे ना इधर, मैं कैसे करूँ? मैं आर्टिस्ट तो हूँ, लेकिन मैं कोई बदतमीज़ी बेहूदगी ना, जैसे मैं वल्गर कभी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह ना स्टेज पे बोला, ना मेरी किसी रिकॉर्ड में। हम हंसाते हैं लेकिन ऐसे ही जैसे शरारतों से। तो वो तो मैं मज़हब पे तो कर ही नहीं सकती थी, तो मैंने मना कर दिया था, मैं वापस आ गई थी। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ज़ेबा शहनाज साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और रज़ा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? मैम अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक, सब जानती है, सो लेट्स सी पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ेबा साहिबा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको हम माशाल्लाह 25 से 30 साल हो गए हैं, ऐसे ही खूबसूरत और ऐसे ही जो है वो फ्रेश देख रहे हैं, तो इस फ्रेशनेस का राज बताइएगा। बस मेरा ख्याल है कि आदमी एक तो ज़िंदगी में सच बोले, किसी से धोखा नहीं करे, नमाज पढ़े, क्योंकि जो वज़ू का पानी है ना ये इतना पाक होता है, ये सारी क्रीमें, सारी दवाइयों का वज़ू के पानी में बरकत होती है। जो लोग वज़ू करते हैं उनके चेहरे हंसी रहते हैं। मेरा वाह। और ये फरमाइए कि खुश रहने का, हर वक्त हंसते रहने का, या रोते रोते एकदम से हंस पड़ने का या हंसा देने का, इसका क्या राज है? गॉड गिफ्टेड है, मैं समझती हूँ। क्योंकि जो लोग ये समझते हैं ना कि हम अपनी फैमिली से मुतमईन हैं और हमने ज़िंदगी में कोई काला काम या 2 नंबर काम नहीं किया है, वो कभी भी कॉन्शियस नहीं होते, किसी से भी नहीं डरते, और वो इसी तरह होते हैं। अगर उनका सच है ना तो शाह साहब सच एक ही दफ़ा होता है। जो झूठ बोलते हैं वो भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला, वो अगली दफ़ा बोलते, इसी उसमें रहते हैं, यार क्या बोला था क्या। जो सच बोलता है वो एक ही बोलता है, तो अंदर से मुतमईन होता है। इसी तरह अगर उसके आंसू निकल जाते हैं तो वो भी सच्चे होते हैं, और अगर वो हंस रहा होता है तो उसके अंदर सच होता है। इसलिए तो मेरा कभी ऐसा हुआ कि आप से कहते हैं ना आदमी जुमलेबाजी करता है दोस्त आबाद में, नशिस्तों में, कोई खफा हो गया हो बहुत आपसे? ऐसा हुआ नहीं शाह साहब, बल्कि मैंने जब मैडम नूरजहां की नकल उतारी थी तो उसमें ये हुआ था, जब मैं लाहौर आई तो मैं समझी कि मैडम मुझसे नाराज़ होंगी, तो वो तो उन्होंने इतना पप्पियाँ लेके प्यार किया, फिर अपने घर बुला के हिरन का गोश्त भी खिलाया और कुछ गिफ्ट भी दिया, और कहने लगी मैंने तू लगी बड़ी सोहनी है। मतलब मैडम नूरजहां जो है ना वो बद शक्ल नहीं लगी है, बड़ा अच्छा है। वो मेरे फेस को उन्होंने प्यार किया, तो मेरे ही जैसा चेहरा। तो ये मुझे याद है। बाकी मेरे से अल्लाह का करम है, कोई नाराज नहीं हुआ। मैंने हमेशा शाह साहब कोशिश ये की कि मजाक करूं, मजाक उड़ाऊं नहीं। हाँ, और ये फरमाइए कि सबसे ज्यादा दाद आपको किस परफॉर्मेंस पे, किस जुमले पे? शाह साहब मुझे जो मेरा अपना एक वो है कि थिएटर बेहतरीन जगह है दाद की। जब मैं थिएटर करती थी ना, कंटिन्यू हम थिएटर करते थे, 3 बजे से 6 बजे रिहर्सल, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर ड्रामा। तो इतना ज़्यादा थिएटर को मज़ा आता था कि मैं उस ज़माने में सोचती थी कि अगर कहीं थिएटर मेरे से रुक गया तो मेरी सांस रुक जाएगी। इतना मज़ा आता था थिएटर पे, क्योंकि उसी वक्त रिस्पॉन्स मिलता था ना, उसी वक्त लोगों ने आपको पास और फेल करना है, और 90 सफ़े याद करना, ना सिर्फ कि अपना किरदार याद करना, आप जो क्यों दे रहे हो वो भी याद होना। तो एक हमारे डायरेक्टर थे उस्मान मेमन साहब, तो वो बहुत मेमनी प्ले करते थे। तो उनको कहीं कहा गया कि बहरोज़ सब्ज़वारी में हम दुबई जा रहे थे, तो कहा कि आपके ड्रामे में ले लें।
वो कह लगे नो नो बाबा नो, ये लोग इतना छोटी छोटी बातें करने वाले याद नहीं करेंगे। तो उनको कहा गया नहीं नहीं ये पढ़े लिखे याद कर लेंगे। नो नो नो। जब स्क्रिप्ट हमें दे दिया गया, हमें कहा गया कि चैलेंज है, वो कह रहे हैं याद नहीं करेंगे। तो जब हम याद करके आए तो वो हमें यूँ देख रहे थे, तुम लोग जिन्नात की औलाद हो, कौन हो तुम लोग, कैसे याद किया मेरे को बताओ। अब हमने कहा यार जब काम करना तो याद नहीं नहीं, मैं तो समझा तुम लोग दिल से ही बोल बोल के बातें करते हो। तो वो अभी भी अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे, जिंदा है वो। तो वो आज भी बहुत हैरान होते हैं कि हम लोग जब बोला चैलेंज था कि प्ले याद करना है तो प्ले याद कर लिया। अभी एक ऑस्ट्रेलिया में प्ले करना था तो वो मैंने याद किया, उसमें शहजाद रजा साहब थे और मैं, और 2 कैरेक्टर थे बस। अच्छा, उसको बड़ी मतलब मुझे लग रहा था मेरे एग्जाम हो रहे हैं, इस तरह याद किया मैंने। तो याद तो करने का अगर चैलेंज होता है फिर याद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी 50-50 का कौन सा ऐसा एपिसोड है जो आज तक भूली ना और जिससे बहुत सी यादें वाबस्ता हूँ? अल्लाह, ये आदमी खुद कितना दुखी है शाह साहब। मैंने 50-50 शायद पाकिस्तान में वाहिद खातून हूँ जिसने एक प्रोग्राम में 107 गेटअप किए, सिर्फ एक प्रोग्राम में, शायद ही किसी ने किया। मुझे याद नहीं, मेरा तो हर किरदार मैंने बड़े प्यार से किया है और कभी भी मतलब उससे नहीं किया गैर जिम्मेदारी से, उसमें डूब के किया हर चीज़ को। आप मेरा जो किरदार उठाएं उसमें मैं वही लगूंगी। अगर मुझे जमादार बनाया तो मैं जमादार लग रही हूँ, मुझे उन्होंने अगर टीचर बनाया तो मैं टीचर लग रही हूँ, मुझे बच्ची बनाया तो मैं बच्ची लग रही हूँ, मुझे बूढ़ी बनाया तो मैं बूढ़ी लग रही हूँ। तो मुझे तो याद नहीं, मैं अब इस खौफज़दा आदमी को क्या जवाब दूँ। किस किरदार में ज़्यादा लुत्फ आता था? होता था कि बाज़ औक़ात हाँ, ये बेटी मानो वाला मेरा बहुत मानो वाला बहुत हाँ, वो जो दादा से इनोसेंट सवाल करती थी और दादा जो है वो फंसा लेती थी ना, फंसा देती थी। जैसे दादा ने एक कागज दिया और एक सिक्का दे दिया, अब वो मुझे कह रहे हैं कि बेटा ये सिक्का है और ये जो है ये कागज है बेकार सा। तो और नोट को कह रहे हैं, नोट 100 का नोट है, कह रहे हैं ये बेकार सा कागज है और ये सिक्का है, तुम क्या लोगी? तो कहती थी कि दादा ये तुम सिक्का भी दे रहे हो कागज भी दे रहे हो, तो क्या करूं, चलें सिक्का दे दें। अब मैंने सिक्का ले लिया, अच्छा ठीक है दादा मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, सिक्का खो नहीं जाए, कागज भी दे दो इसमें रख लूँ। तो इस तरह की शरारतें जो थी उसमें बहुत मजा आता था। और क्या याद आता है मानो का? जैसे भी आपने मानो का एक जिंगल याद आता है, तो उसमें मैंने एक गाया था क्रिकेट का, वो आपको सुनाती हूँ क्योंकि क्रिकेट की टीम हारी है ना, सुना। ए खुदा मेरे अब्बू स्कोर करें, ए खुदा मेरा भैया स्कोर करे, ए खुदा मेरे चाचा स्कोर करे, है खुदा मेरा फुप्पा स्कोर करे। मेरे अब्बू ने की ये कैसी गलती, बाहर जाती गेंद थी क्यों कट की। मेरे अब्बू ने की ये कैसी गलती, बाहर जाती गेंद थी क्यों कट की। वो तो वहाँ खुश है शर्मिंदा है हम, अब तो बाहर जाने के चांस हैं कम। ए खुदा मेरे अब्बू स्कोर करें, ए खुदा मेरा भैया स्कोर करे। टड़म, खत्म हो गया। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। अपनी बहुत सारी यादों के साथ, अपनी बहुत सारी शरारतों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरमा ज़ेबा शहनाज साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और ज़ेबा साहिबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? बस ये ज़्यादा है कि अब्बा नहीं चाहते थे कि मैं एक्टर बनूं या आर्टिस्ट बनूं, या मेरी फैमिली में कोई भी नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ा रिग्रेट होता है कि क्यों बनी मैं। लेकिन जब मेरी वालदा की डेथ हुई और लोगों ने मदीना से, काबे से, करबला से मुझे कुरान बख्शने के मैसेज दिए कि हमने इतने कुरान पढ़े इतने, तो उस दिन मुझे अपने में बड़ा फ़ख्र हुआ। मैंने कहा अगर मैं ज़ेबा शहनाज नहीं होती तो मेरी वालदा की बख्शिश का इतना नहीं मुझे मिलता। बस उस दिन। बाकी रिग्रेट ये है वाकई कि मैं क्यों आर्टिस्ट बनी, नहीं बनना चाहता। और सिर्फ इस वजह से है कि वाले साहब इब्तिदा में पसंद नहीं करते थे, या फैमिली पूरी नहीं पसंद करती थी। भाई कभी भी किसी जगह नहीं कहते कि हम ज़ेबा शहनाज के भाई हैं, आज भी वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं, वो नहीं।
एक दफ़ा मेरे मामू ने मेरी अम्मी से कहा, शाबाश, अपनी बेटी की कमाई खाओगी तुम, और बेटी को एक्टर बनाया तुमने। मेरे दिल में ये बात कभी नहीं जाती। फिर मैं उस मामू को मैंने कभी भी नहीं देखा, ना उसके घर गई। इवन देन के मेरे मामूओं के घर को खुशी और गम हो तो मैं नहीं जाती थी। मैं अपनी अम्मी से कहती थी कि मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो लोग मुझे सही औरत नहीं समझते हैं। मैं शोबिस की खातून हूँ, उनकी बेटियाँ ना ख़राब हो जाए मेरी वजह से, क्योंकि वो लोग नफ़रत करते हैं शोबिस से। मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा दुख है। वही नहीं जानता मैं क्यों नहीं जाती वहाँ। मेरे अंदर वो एक ज़िद फंस गई है। अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, इस मुल्क की पहचान बनी। दुनिया में जहाँ गई लोग मुझे पाकिस्तान के नाम से पहचानते हैं। आज मैं सोचती हूँ कि अब्बा होते या अम्मा होते, तो जब मुझे सदर पाकिस्तान ने तमगा दिया था तो सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा ज़ेबा शहनाज को तमगा इम्तियाज़ का एहसास अता किया है। मैं उनको बताती कि आपकी बेटी ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, बल्कि आज पाकिस्तान में मेरी इज़्ज़त है, पहचान है, और मुझे हुकूमत वक्त इतना बड़ा एजाज़ दे रही है, लेकिन वो है ही नहीं। मैं अपना कौन कौन सा रिग्रेट आपको बताऊँ। बहुत सारी चीज़ें अंदर ही टूट फूट होती रहती है। अंदर ही खामोश एक ऐसी दुनिया है जिसमें शोर मचता है, वो मैं ही सुनती हूँ। मैं अपना शोर किसी को भी नहीं सुना सकती। बहुत दिल चाहता है कि लोगों को कहूँ कि बेटियों की इज्जत भी करो और बेटियों पे भरोसा भी करो। बेटियां बाप के सर की पगड़ी होती हैं। जो बेटी बाहर जाके अगर अपने घर की इज्जत ख़राब करेगी वो बेटी अलग होती है, और जो बेटी अपने घर की सूली लेके निकलती है वो बेटी अलग होती है। बेटियों को अपने घर से बहुत मोहब्बत होती है, बेटों को भी होती है, माँ को फ़ख्र होता है बेटों पे, लेकिन बेटी जो है वो घर से सच्चाई से प्यार करती है। बेटी जो होती है ना, वो तो बेटियों पे अगर भरोसा करेंगे ना तो बेटी और मजबूत होती जाती है, मेरा ख्याल है। कभी ये नहीं सोचें कि आपके घर बेटी है तो ये क्या इतनी बेटियां, नहीं, आपको पता नहीं अल्लाह की रहमत है आपके पास। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है कि जिसने 3 बेटियों की अच्छी तालीम की, पढ़ाया लिखाया, अच्छी तरबियत दी, तो उनके लिए एजाज़ात हैं जी, बेटी के लिए। तो जिस घर में भी बेटी है वो बेटी पे ट्रस्ट करें। बेटी को ऐसा कभी ना करें कि अगर अच्छा खाना बेटे खा रहे हैं तो बेटी ना खाए। मेरी अम्मी को हम जब कहते थे कि अम्मा वो मुर्गी पकी हुई है, टांग खानी है, तो अम्मा कहती थी नहीं नहीं उसको देनी है भाई को। तो मुझे मुर्गे की टांग से नफ़रत हो गई शाह साहब। अभी भी कोई मुझे टांग ला के दे मैं नहीं खाती, मैं कहती हूँ हटा उसको। तो अपनी बेटियों को जितना आप मजबूत बनाओगे ना, बेटी आपके घर की जो है ना वो रखवाली की सही अलंबरदार है। हालांकि सारा आप ही बनी माशी तौर पे फैमिली को, आपने खुद शादी नहीं की। नहीं। तो अब जब बाकी फैमिली सेटल हो गई, सबके अपने अपने घर हो गए, बच्चे हो गए जी, तो खुद आपको कभी होता है ना इंसान एक कंपेनियनशिप की ज़रूरत होती है, एक साथी की ज़रूरत कभी होती हुई है, नहीं। जिस लाइन दुख सुख कहने के लिए किसी की ज़रूरत होती है। मेरी अपनी इतनी खूबसूरत दुनिया में जहाँ चाहती हूँ एक महफिल बना लेती हूँ। मैंने उस तरफ सोचा ही नहीं ना, मैं बता रही हूँ ना आपको। और जो मेरे लिए अल्लाह ने बंदा भेजा होगा वो किसी और सैयारे पे उसका घोड़ा ख़राब हो गया होगा। वो उधर ही रह गया। कोई ऐसा मिला ज़िंदगी में जिसको आप चाहती हूँ, आपने सोचा हो कि एक दफ़ा ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया था, कोई ऐसा लगा था कि ये बड़ा साफ़ सुथरा नमाजी और बड़ा जैसा मैं सोचती थी कि कोई बंदा हो जो मुझे अच्छा लगे, तो मैंने सोचा था, लेकिन वो नहीं हो सकी बात। और ये फरमाइए कि मेमोरेबल मोमेंट, सबसे यादगार लम्हा आपकी ज़िंदगी का, दुख का या सुख का? मेरे दुख का लम्हा है मेरी ज़िंदगी में जो आप शेयर, जो मैं भूलती नहीं हूँ। अम्मा की जब हालत लंदन में ख़राब हुई थी और अचानक हुई थी, यानी वो डॉक्टर के पास गई दांत दिखाने और उनको डॉक्टर ने कहा आप तो 12 दिन ज़िंदा रहेंगी।
क्योंकि उन्होंने बायोप्सी की तो पता चला उनके यूट्रस में कैंसर है। वो छिड़ गया था। मैं कभी भी कोई कहता है ना बायोप्सी, तो मैं कहती हूँ मत करवाओ। मेरी अम्मी चलती फिरती भागती दौड़ती, एकदम से वो दांत में कुछ नहीं था, उन्होंने कहा बायोप्सी, जो इंग्लैंड में आपको पता है वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों के जो टेस्ट है। हम फ़ौरन भागे, ऐसे ही जहाँ थे खड़े हुए वहीं से निकले, पासपोर्ट उठाया और घर भागे। कितने अरसे पुरानी बात है? 20 साल हो गए इस बात। अच्छा 20 बरस। 20 साल हो गए। जब हम वहाँ गए तो अम्मा पलंग पे थी और डॉक्टर ने उनसे कह दिया था कि बस 12 दिन। तो मैंने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ लिया, मैंने उनसे कहा देखें मेरे से बेवफाई नहीं करना, मुझे छोड़ के आपने नहीं जाना है, क्योंकि मैंने आपकी खातिर जो है हर चीज़ की और अपनी अम्मी को बेटा बन के दिखाया, तो आपने मुझे छोड़ के नहीं जाना है। तो वो मुझे देख के मुस्कुराती रही, कहने लगी कि बेटा कौन माँ होती है जो बेटियों के साथ रहती है, माँ को तो जाना पड़ता है। वो लम्हा मैं नहीं भूलती। जब भी अम्मा को मिस करती हूँ तो मेरे मतलब सोच में अम्मा ही होती है कि अम्मा ने ऐसे क्यों कहा था मुझे, और चली गई वो 12 दिन। वसी भाई, हमने जिस हॉस्पिटल में वो थी ना, हमने खिड़कियों में ऐसे कपड़े लगा दिए थे, पर्दे छुपा दिए थे, क्योंकि बचपन में कहानी सुनी थी, एक इंग्लिश कहानी थी जिसमें कहते हैं कि मौत जो है ना वो सुई बन के भी आ सकती है। तो हमने पूरी कमरे को ऐसा कर दिया था, मैंने पागलों की तरह सब बंद कर दिया था, उनके हॉस्पिटल की जो खिड़की, वो वहाँ से कोई आए, किसी चीज़ में ऐसा नहीं कि मौत आके मेरी अम्मी को ले जाए। मैं बिल्कुल फिर वही एबनॉर्मल सी हो गई थी कि मेरी अम्मी जाए नहीं। लेकिन जो डॉक्टर ने टाइम दिया था, आप यकीन करें, सुबह 8 बजे 12 दिन पूरे हुए, सुबह 8 बजे मेरा एक भाई यहाँ बैठा है, एक भाई यहाँ बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरी बहन, और जो मेरा भाई अमेरिका में, हमने उसको बताया ही नहीं। वो बहुत लाडला था अम्मा का, बहुत लाडला था, हमने उसको बताया ही नहीं। मेरा भाई कोई कुरान पढ़ रहा था, कोई आयत पढ़ रहा था, अम्मा देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो जो मेरा भाई, उसको कहने लगी कि तुम लोग कुरान पढ़ रहे हो, दुआ कर रहे हो, चूँकि कोई भी आता था अम्मा कहती थी सिर्फ कुरान पढ़ो। 12 दिन यही होता रहा। तो उसको कहने लगी तुम बड़े खुश खुशी में गाना गाते हो ना, वो सुनाओ मुझे। मैंने उसको कहा, तो वो अक्सर अपने कमरे में ना वो गाता था एक गाना, चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। बहुत अच्छी आवाज़। वो सुना आखिर में उन्होंने? हाँ, उसने, अम्मी ने उससे कहा कि वो सुनाओ भाई, मैंने अल्लाह का नाम तो सुना है, बस अब वो भी सुना दो मुझे, जो तुम ऊपर कमरे से सुनाते रहते थे। वो खामखा ही वो गाता था, उसको बहुत पसंद था। बस शाह साहब वो बोल रहा था, इतने में हमने देखा अम्मा चली गई। हमें कोई पैर पकड़ के बैठा था, कोई कुछ भी नहीं कर सके हम। तो वो कभी भी नहीं भूलती, मुझे हमेशा वो बातें याद आती हैं अम्मा की। माएँ जो है वो कहती हैं बेटियों के साथ तो नहीं रहती, चली जाती हैं। मेरा ख्याल ये है कि दुनिया में माँ और बाप से प्यारा रिश्ता कोई भी नहीं है, सबसे सुचल रिश्ता वही है। और ये फरमाइए कि जब आप काम कर रही थी और वालदा हयात थी, कौन सा काम आपका देख के उनको, आपको याद हो कि माँ बहुत खुश हुई थी? अम्मा बहुत खुश होती थी। मैं जब हाथी मेरे साथी के लिए अम्मा को ले गई थी बेम्बिनो सिनेमा कराची, तो अम्मा बहुत खुश हुई थी। अम्मा ने मेरी मुमानी को, जो जिनसे बहुत प्यार था अम्मा को, मेरी छोटी मुमानी है, मेरे हैदर मामू, एक बात मामू था जो मेरे से बहुत प्यार भी करता था, और उसने कभी मेरे लिए ये नहीं गुस्सा किया था कि मैं फिल्म में गई या टीवी पे, बल्कि वो थिएटर में छुप छुपा के मेरे से मिलने आ जाते थे। जब मेरा थिएटर हो रहा था तो आके बैठ जाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुख्तलिफ सोच के मालिक। हाँ, मुख्तलिफ सोच। वो बिल्कुल मासूम और बड़ा प्यारे से ना, वो मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आते थे और मुझसे मिलते थे, कहते थे किसी को बताना नहीं, आते थे, मिलते थे। तो उनकी बेगम को, उनको अम्मा लेकर आई थी फिल्म देखने, और अम्मा बहुत खुश थी। मैंने अम्मा से कहा कि आपको अच्छा लग रहा है इतने बड़े स्क्रीन पर मुझे देख के? तो कहती थी हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। जब आदमी स्ट्रगल कर रहा होता है, आपको तो शायद इतनी गालबन नहीं, मेरे तो तुक्के लग गए हर जगह। हाँ। मैंने कोई स्ट्रगल नहीं, आपकी अपनी मेहनत थी, सलाहियत थी। मगर ये बताइए कि सारे सफ़र में कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रोफेशनली, एक तो आपने जिक्र किया अपने मामू का, बट अदरवाइज़ किसी ने कोई ऐसी बात कर दी हो जो आपको जो ना गड़ जाती है प्रोफेशन के हवाले से, और आदमी को हमेशा याद रहती है कि यार बजाय मुझे सहारा देने के, सपोर्ट करने के, इसने ऐसी बात की है जो कि तकलीफ़ का बायस बनी? ऐसे बहुत से लोग मिले जिन्होंने मेरा नाम काट दिया,
चूँकि मेरा पीछे मामू नाना खाला तो थे नहीं ना, तो चलते प्ले में मेरा नाम कट जाता था। मुझे टीवी के लिए होता था कि ये सीरियल करना है, मैंने कपड़े सिलवा लिए, सब रेडी हो गए सब। अब जब शूटिंग हो रही तो पता चलता था कि जी वो तो कोई और शूट कर रहा है, मुझे निकाल दिया। ऐसा हुआ कई दफ़ा। ये पाकिस्तान टेलीविज़न में मुख्तलिफ प्राइवेट चैनल में भी। और फिर ऐसा भी हुआ कि मैं उमर शरीफ के साथ एक शो कर रही थी, मुझे डर नहीं लगता, मैं सच बातें बोलती हूँ ना। मैं उमर शरीफ के साथ एक शो कर रही थी, कोई है जो हमें हंसाए, उसमें वो बने थे बादशाह जी। वो मुख्तलिफ हम शहरों में जाते थे, वहाँ के लोगों को देखते थे कि कौन कॉमेडी करता है, तो वो बादशाह बने थे, मैं मलका थी। तो वो प्रोग्राम हमने कराची, लाहौर, पेशावर, मुल्तान किया, बड़ा कामयाब हुआ प्रोग्राम। अब उसका जब सेकंड वो था, वापस कराची जाना था, तो कराची गई मैं, तो जो रिकॉर्डिंग की मुझे डेट दी गई थी तो मैं इसमें थी कि हाँ अभी रिकॉर्डिंग होगी, मैं और प्रोग्राम मना कर रही थी कि नहीं मेरा अभी ये चलेगा। तो एकदम से इसका फ़ोन आया कि आपकी रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई है, तो अगर आप कुछ करना चाह रही हैं तो कुछ और करो। तो जियो पे एक शो था, वो 4 लड़के किया करते थे, तो उन्होंने मुझे बुला लिया। उस शो का नाम था BNN, बिल्कुल। तो मैं मेकअप करवाया और मुर्जा वगैरह। हाँ, वो जो बच्चे, उन्होंने मुझे काफ़ी देर से बुलाया था, मैं नहीं गई थी। मैंने कहा चलो रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई, तो मैं वहाँ जाके मेकअप कर रही थी। तो एक बंदा आया, उसने मुझसे कहा कि ज़ेबा जी आप अपनी रिकॉर्डिंग में नहीं गई कोई हंसाए में? मैंने कहा नहीं वो कैंसिल हो गई। मैं समझी, मैं जैसे सच बोलती हूँ ऐसी है। तो उसने कहा वो तो रिकॉर्डिंग हो रही है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, मैं उमर शरीफ के साथ उस प्रोग्राम का पार्ट हूँ, मैं कैसे कहाँ जाऊँगी, तो कैसे हो सकती है? मैंने कहा आपको गलत फहमी है। बोला नहीं वहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, वो जो आपका स्टूडियो, आप नहीं हो, आपकी जगह दूसरी खातून आर्टिस्ट को ले लिया गया। तो ऐसे चलते प्रोग्राम में से भी मुझे निकाला गया। तो पता चला कि अपने ही, वो कहते हैं ना, जब देखा तो मुड़ के अपने ही बैठे हुए थे, हटा दिया। उसमें सुना था मैंने लाफ्टर ज़्यादा ले लिए थे, उसकी सज़ा मिली। मगर आप नहीं समझती कि ये तो लाज़मी बात है, प्रोफेशनली किसी का भी इख्तियार है कि वो किसके साथ काम करना चाहे, किसके साथ ना करना चाहे? इख्तियार तो बिल्कुल है, लेकिन उसको जेंटलमैन तरीके से करें ना। अगर आप मेरे से नहीं, अभी मुझे आपने दावत दी, आपने आना है, ठीक है। अगर आपको कोई कहता है नहीं ज़ेबा नहीं आए, फ़र्ज़ करें न्यूज़ चैनल के मालिकान कहते हैं नहीं हमें नहीं बुलाना, आप मुझे बोल दें कि ज़ेबा जी थोड़ी कोई मुश्किलात हो गई है तो मैं अभी नहीं बुला सकता हूँ, फिर आपको बताऊँगा। ये भी ना कहें कि आइंदा बुलाऊँगा, आप कहें नहीं, तो मैं बोलूँगी बिल्कुल सही है। अगर आप नहीं बुला रहे हैं, मेरा आप पे कोई वो तो नहीं है ना, इतना ज़बरदस्ती कोई बदमाशी है कि मैं बोलूँ। तो कहने का मतलब ये कि अगला मुझे बता तो दे कि आपको हटा दिया है। आपका मौक़िफ़ ये है कि बताया नहीं, और फिर ऐसे तकलीफ देना कि मैं एक प्रोग्राम कर रही हूँ और सुपर डुपर मेरा प्रोग्राम जा रहा है और उस चलते प्रोग्राम में मुझे हटा दे और मेरी जगह कोई और खातून बैठी हुई है। बस उस खातून को जुमले नहीं बोलना था, वो बेचारी ने ये कंप्रोमाइज़ किया है। उसने दुख दिया आपको बहुत? मैं बहुत तकलीफ़ में हुई थी। इसलिए भी हुई थी कि एक बंदा वो दिन भूल जाता है जब मैं उसकी उंगली पकड़ के आगे लाती हूँ, वो कहीं भी नहीं बताता कि कभी ज़ेबा ने उसका साथ दिया था। तो ऐसे बहुत सारी ज़्यादतियाँ हुई। कई दफ़ा पूरे 20 शो किए, पैसे नहीं मिले। मैंने अगर उसमें किसी को बुक कराया है तो वो मुझसे कह रहा है कि ज़ेबा मुझे पैसे नहीं मिले। अब मेरे समझ नहीं आ रहा है शाह साहब, मैं बड़ाई नहीं कर रही चूँकि मैं इस वक्त मीडिया पे बैठी हूँ। मैंने अपनी जेब से वो लिफाफे में डाला और कहा कि ये आपके लिए पैसे हैं, ले लें, ये ड्रामे के आए, अपनी जेब से दे दिए। कि उस बेचारे का क्या कसूर है जिसने पेट्रोल भी खर्च किया, अपना वक्त भी दिया और वहाँ ड्रामे में मेरे कहने पर आया और उस बेचारे को पेमेंट नहीं मिली। मेरी तो गई, मेरी तो अगर पेमेंट मिले तो मैं कराची में समंदर के किनारे 15-20 करोड़ का घर ले लूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज़ेबा साहबा, आप तशरीफ़ लाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आज मैंने बहुत सारी आपसे दिल की बातें की, लेकिन एक बात का मुझे ख़तरा है कि ये यूट्यूबर काट के अपने नाम से इसकी कहानियाँ बनाएंगे। पहले भी मेरी बड़ी कहानियाँ बनी हैं जो मैं इतनी परेशान होती हूँ, ये कब हुआ? अल्लाह ने चाहा तो अच्छी कहानियाँ अच्छी बनेगी। मैं न्यू टीवी वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, इतनी मोहब्बत मिली आपसे, इन सारे दोस्तों से। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।